आदाब व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह से आप सुन रहे हैं जलसे पीडीएम के, और दूसरी तरफ आप इल्जामात भी सुन रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के कि इमरान खान की गवर्नमेंट के जो वज़रा हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं, बल्कि इमरान खान साहब खुद भी ये कह रहे हैं कि जो भी पीडीएम के जो लीडर्स हैं, जो जो स्पीचेस कर रहे हैं, जो उनका एजेंडा है, उस सब के पीछे हिंदुस्तान की हुकूमत है, उस सब के पीछे इंडिया है। तो इस बात का क्या हल है कि ये बात सामने आए कि वाकई उनके पीछे इंडिया है या नहीं? तो ये तो हमें सिर्फ इंडिया ही बता सकता है। तो क्यों ना फिर बात की जाए आज इंडिया के सबसे बड़े और मजबूत आवाज, इंडिया की एक मजबूत आवाज जस्टिस मार्कंडे काटजू के साथ, कि जिन्होंने अभी हाल ही में पीडीएम के हवाले से और उसके के मुस्तकबिल के हवाले से भी एक आर्टिकल लिखा है, जो यहाँ पे पाकिस्तान में नया दौर टीवी में पब्लिश हुआ। तो काटजू जी के जिस तरह से, कौन सा जादू है आपके पास, वो कौन सा मंत्र आप पढ़ रहे हैं कि आपने पाकिस्तान की तमाम बड़ी जमातों को अपने साथ मिला लिया और वो सब इंडिया के एजेंडे पे अमल कर रहे हैं? देखिए, ये तो निहायत बेवकूफ़ी की बात है कि ये इंडिया ये सब करवा रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है। हकीकत ये है कि ये जो पीडीएम वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं? एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी मरियम, दोनों निहायत करप्ट लोग हैं, सब जानते हैं, दुनिया जानती है। बहुत पैसा बनाया, लूट के ले गए। इंग्लैंड में 4 फ्लैट्स हैं मरियम के नाम, और पैनामा पेपर्स में नवाज शरीफ का नाम आया। कोई इसमें शक नहीं है कि बड़े भारी चोर हैं। दूसरी तरफ ये बिलावल, इनके नाना जी जो थे जुल्फिकार अली भुट्टो, ये डेमागोग थे। इन्होंने अहमदियों को भेड़ियों के पास कर दिया, ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, सिर्फ अपना निजी फायदे के लिए। और इनकी माँ बेनजीर बहुत बड़ी चोर थी, चोरनी, जो ले गई, बहुत पैसा ले गई। लंदन में क्या क्या चीजें खरीदी, बड़े बड़े मकान हैं लंदन में। और इनके वालिद आसिफ जरदारी, उनको लोग मिस्टर 10% कहते थे। और ये जो मौलाना फजलुल इस्लाम, इसको तो मैंने नाम रखा है रेस्क्यूटेन ऑफ पाकिस्तान, बड़ा भारी फ्रॉड है और अपॉर्चुनिस्ट है। तो ये लोग जो हैं, जो लीडर्स हैं पीडीएम के, निहायत वाहियात किस्म के लोग हैं। तो कैसे पब्लिक इनको सपोर्ट करेगी? देखिए, ये बात सही है कि पाकिस्तानी पब्लिक पे बड़ी परेशानियां आ गई हैं। दाम इतनी बढ़ गए हैं खाने की चीज़ों के और दवाइयों के, बहुत परेशानियां हैं। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है पाकिस्तान में। ये सब है, तकलीफ है। मगर ये जो लीडर्स आए हैं, जो निजात दिलाने के लिए आए हैं, ये पहले तो ये तो एक दूसरे को पे हमले कर रहे थे। अब जब सत्ता से निकाल दिए गए, पावर से निकाल दिए गए, तो ये चिल्लपा मचा रहे हैं ताकि जो लोव्स ऑफ ऑफिस हैं वो इनको खाने को नहीं मिल रहे हैं, तो ये शोर शराबा कर रहे हैं। पब्लिक इनको ठीक है, बिल्कुल सपोर्ट, बिल्कुल ये ठीक है, डिस्क्रेडिटेड लोग अच्छा, हैं। ठीक है। अच्छा काजू जी, आप तो इतनी खुलकर उन पर तनकीद कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं पीडीएम के लीडर्स को, तो इसके बावजूद अगर हुकूमत पाकिस्तान ये कहे कि ये सब जो हैं इनकी डोरी इंडिया हिला रहा है, तो फिर आप जो इमरान खान है पाकिस्तान के वजीर आजम, जिनकी आप बहुत तारीफ करते हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, ये इंडिया नहीं कराना है। देखिए, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में आम लोग, जनता की बड़ी तकलीफें हैं, बेरोजगारी की, महंगाई की, जो सही में बहुत बड़ी तकलीफें आई हैं। मगर उनसे निजात दिलाने के लिए ये कौन से लोग आ गए जो खुद चोर थे? कल तक की पावर में थे नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, जो बड़े भारी चोर हैं, सब जानते हैं। न जाने सैकड़ों करोड़ रुपए पाकिस्तान से ले गए, इंग्लैंड में फ्लैट्स खरीदे, पैनामा पेपर्स और न जाने कहाँ का। और दूसरी चीज, ये जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की वहां लंदन में बैठ के,
कि जनरल आपके जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा और आर्मी जनरल की बुराई करी, ये समझ के कि ये आर्मी में फूट डाल देंगे और जनरल बाजवा के खिलाफ बगावत करेंगे। बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि देखिए आर्मी की जो नेचर होता है, ये डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आर्मी कोई एक सड़क में भीड़ नहीं होती, एक बड़ा सख्त डिसिप्लिन होता है और जो सुपीरियर्स होते हैं उनके ऑर्डर्स को ओबे करना होता है इन्फीरियर्स को। तो आर्मी चीफ सबसे बड़ा अफसर है, तो कोई उसके खिलाफ बगावत वगैरह नहीं होगी। ये निहायत बेवकूफ़ी की बात, इनकी सोच बिल्कुल गलत है। नवाज शरीफ साहब की बौखलाहट में है। और देखिए पाकिस्तान में कोई बगावत तो नहीं होगी, मगर जो मुझे लग रहा है, जो मैंने बल्कि इस पे एक आर्टिकल लिखा है, मैं आपको भेजूंगा, कि असल खतरा ये है कि अब तक तो पाकिस्तान का एक ही मालिक था, अमेरिका, जो इकोनॉमिक और मिलिट्री पूरा मदद करता था पाकिस्तान को, वो कंट्रोल करता था। अब दूसरा मालिक आ गया, चीन। तो दो मालिक आ गए और इन दोनों मालिकों में आपस में कस के टकराव है, अमेरिका और चीन में। तो ये टकराव का असर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पे पड़ेगा। एक हिस्सा तो अमेरिका के साथ जाएगा और दूसरा हिस्सा चीन के साथ जाएगा। और जो जो हिस्सा कमजोर पड़ेगा इन दो आपके मालिकों में, वो फिर जनता के साथ शायद अलायंस कर ले बड़े मालिक के खिलाफ। तब एक फूट आ सकती है आपके एस्टेब्लिशमेंट में। ये सबसे बड़ा खतरा जो मुझे लग रहा है आगे चल के, क्योंकि देखिए पाकिस्तान और चीन में जो भिड़ंत है बढ़ती जा रही है, तो उसका सीधे असर पड़ेगा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पे। क्योंकि अभी तक तो आप जैसे एक औरत के एक शौहर होता है, अब दो शौहर आ गए हैं और दोनों चाहते हैं उस औरत पे कब्जा करना। तो आप पाकिस्तान तो वो बीबी है ना, अब किस शौहर के साथ जाएंगे? वो दो शौहरों में कस के झगड़े हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपने काजू की बात की अमेरिका और चाइना की, क्योंकि आपको एक काफी एक्सपीरियंस है, आप इंडिया की 3 रियासतों के चीफ जस्टिस रहे, फिर इंडियन सुप्रीम कोर्ट के भी आप सीनियर जस्टिस रहे, तो आप ये बताइए कि अमेरिका और चाइना, जिस तरह से आपने ये बात की कि हमारे पे उनका दबाव है, अब लेकिन क्या अमेरिका का दबाव इंडियन गवर्नमेंट पे नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जाए? जिस तरह से हमने देखा कि सरहदों पे चीन और इंडिया के जो फौजी थे वो आमने सामने आए, तो क्या ये जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट, अगर हम उसकी बात करें, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, क्या उनका भी कोई गेम प्लान लगता है आपको कि दोनों मुल्कों को आपस में लड़ाया जाए और इस तरह की बातें हों, दोनों सियासतदान भी आपस में एक दूसरे के साथ लड़े? देखिए अभी भारत तो मेनली अमेरिका के साथ है और दोनों के दुश्मन है चीन। तो हम लोग का तो अमेरिका और इंडिया का दोनों का अलायंस है चीन के खिलाफ। और चीन कोशिश कर रहा है, चीन ने लद्दाख में, अक्साई चीन में कुछ हिस्सों पे जबरदस्ती कब्जा किया। वो एग्रेसिव मुल्क है, वो चाहता है और कंट्रीज को हड़प लें, क्योंकि उसकी जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है वो उसके लिए वो चाहती है रॉ मटेरियल्स। और रॉ मटेरियल ये जो पहाड़ी एरियाज हैं जैसे तिब्बत और लद्दाख में बहुत हैं रॉ मटेरियल्स, मिनरल्स। तो वो चाइनीज ग्रोइंग इंडस्ट्री को उनकी जरूरत है, तो लिहाजा इसलिए वो एग्रेसिव हैं, घुसते जा रहे हैं। तो लिहाजा इंडिया और अमेरिका दोनों मिलके उनसे लड़ेंगे। लेकिन काजू जी, एक वक्त था कि अमेरिका इसी तरह पाकिस्तान के साथ था और हमने देखा कि पाकिस्तान को इससे नुकसान हुआ। अब जिस तरह से अमेरिका अब चाइना की दुश्मनी में जा रहा है हिंदुस्तान के साथ, तो आप नहीं समझते कि कल जिस तरह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ अफगानिस्तान के इशू पे, तो कल हिंदुस्तान को नुकसान उठाना पड़ सकता है चाइना के इशू पे? नहीं, देखिए हमको अमेरिका की जरूरत है चीन से लड़ने के लिए। देखिए अभी दुनिया में जो सिचुएशन है वो हिस्टोरिकल सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ।
देखिए, दो किस्म के इंपीरियलिज्म होते हैं, एक एक्सपेंडिंग इंपीरियलिज्म और दूसरा डिफेंसिव इंपीरियलिज्म। जैसे 1930s में हिटलर का जो इंपीरियलिज्म था, नाजी इंपीरियलिज्म, वो एक्सपेंडिंग इंपीरियलिज्म था। वो और मुल्कों पे कब्जा करना चाहता था, हड़प लेना चाहता था। जबकि ब्रिटिश और फ्रेंच इंपीरियलिज्म सिर्फ डिफेंसिव थे, वो बस अपनी जो कॉलोनीज थी उन्हीं को होल्ड करना चाहते थे, मगर दूसरे मुल्कों को कॉन्कर नहीं करना चाहते थे। तो ज्यादा खतरनाक था एक्सपेंडिंग इंपीरियलिज्म, एग्रेसिव इंपीरियलिज्म हिटलर का। फ्रेंच और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से कहीं ज्यादा खतरनाक था हिटलर का इंपीरियलिज्म, वो मेन दुश्मन था दुनिया का। तो इसी तरह से आज मेन दुश्मन दुनिया का है चीन, जो एक्सपेंडिंग इंपीरियलिज्म है, क्योंकि उसके पास उसकी जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, वो ह्यूज 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उससे उसके लिए वो ढूंढ रहा है एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट्स एंड रॉ मटेरियल्स। तो वो और मुल्कों को हड़पना चाहता है। चीन आज दुनिया भर में बढ़ता चल रहा है, उसका जैसे हिटलर बढ़ता चल रहा था वैसे चीन बढ़ता चल रहा है, क्योंकि वो एक्सपेंडिंग इंपीरियलिज्म है, एग्रेसिव इंपीरियलिज्म। तो इसलिए सारी दुनिया भर को चीन का सामना करना है, जो मेन दुश्मन दुनिया का है। ठीक है, आपने ये खुलकर बड़ी ये बयान कर दी तारीफ। काटू जी, आखिरी आपसे सवाल ये कि पाकिस्तान की हुकूमत ये समझती है कि जिस तरह आपने चाइना की मिसाल दी हिंदुस्तान के लिए, तो पाकिस्तान की हुकूमत ये समझती है कि जो हिंदुस्तान है वो खतरा है पड़ोसी मुल्कों के लिए। जिस तरह से कश्मीर के हवाले से आप उस पर बात कर लीजिए, तो क्या फिर आप कह रहे हैं कि चाइना खतरा है क्योंकि अमेरिका आपके साथ हो गया है? पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि नहीं, हिंदुस्तान खतरा है क्योंकि चाइना उनके साथ हो गया है। तो इस सिचुएशन को फिर ये कहाँ जाके रुकेगी? दो पड़ोसी मुल्क आपस में उनकी ज्यादा बैठने की जरूरत है, या फिर जो गैर ममालिक हैं जो लेकिन देखिए कि जो चाइना है वो भी हमारा एक पड़ोसी मुल्क है। तो इन तीनों मुल्कों को, चाइना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को इकट्ठे मिलकर चलना चाहिए, या फिर अमेरिका के कहने पे सब काम करने चाहिए जिस तरह से पहले पाकिस्तान किया करता था? देखिए, आपको अगर पॉलिटिक्स समझनी है तो एक चीज याद रखिए कि पॉलिटिक्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमिक्स। जब तक आप इकोनॉमिक्स नहीं समझेंगे, आप पॉलिटिक्स नहीं समझ पाएंगे। तो कि जब एक इंडस्ट्रियल हाई लेवल पे पहुंचता है, अक्सर वो इंपीरियलिस्ट बन जाता है। चाइना का ऐसा हो गया। इंडिया का उस लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है जितना चाइना हमसे 4-5 गुना आगे। चाइना आज दुनिया का जो वर्ल्ड ट्रेड का 13% हिस्सा है चीन का। हमारा भारत का सिर्फ 1.8% है। तो चीन हमसे 5-6 गुना आगे। इट इज हाईली इंडस्ट्रियलाइज। तो जो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन एक मुल्क का एक लेवल हाई लेवल पे पहुंचता है, तो वो इंपीरियलिस्ट हो जाता है, यानी उसको फिर दूसरे मुल्कों को के मार्केट्स और रॉ मटेरियल्स कैप्चर करने होते हैं अपनी राइजिंग इंडस्ट्री के लिए। इंडिया की उस लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो है कि वो इंपीरियलिस्ट हो जाए। चाइना का है। चाइना एक वर्ल्ड का सुपर पावर हो गया है। वहां मैसिव इंडस्ट्रियल बेस सेटअप कर दिया गया, और उस मैसिव इंडस्ट्रियल बेस के लिए अब चाइनीज को ढूंढने हैं फॉरेन रॉ मटेरियल, फॉरेन मार्केट। तो आज एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सब जगह चाइना घुसा है। आपके पाकिस्तान में क्या हाल है? आपके पाकिस्तान में CPEC क्या हो गया है? ग्वादर पोर्ट को पे कब्जा कर लिया है चीन ने, करीब करीब टेक ओवर कर लिया है ग्वादर पोर्ट। फिर आपकी बलूचिस्तान में जो रॉ मटेरियल्स हैं, कोल है, ऑयल है, और जो जो रॉ मटेरियल्स हैं बलूचिस्तान में, गोल्ड है, वो सब चीनी कंपनीज कैप्चर करती जा रही बलूचिस्तान में। और आपके पाकिस्तानी मार्केट्स, दे आर फ्लडेड विद चीप चाइनीज गुड्स। तो एक तरीके से चीन का काफी हद तक आप पे कब्जा हो गया है, हावी हो गया चीन। मगर आपके दो मालिक हैं। आपके साथ ये है कि जैसे एक बीबी के दो शौहर हो जाएं और दोनों शौहर आपस में लड़ते रहें, तो वो बीबी का क्या हाल होगा? तो आप लोगों का तो वो हाल है ना कि आप पे झपट एक शौहर इधर खींच रहा है, दूसरा शौहर इधर खींच रहा है, आप बेचारी फंसी हुई हैं। अभी तक तो भाई एक शौहर था अमेरिका, तो आप लोग सलाम करते थे, खुश रहते थे, वहां से खाने पीने को मिलता था, मिलिट्री एड, इकोनॉमिक एड सब मिलता था, आप खुश थे।
अब ये दूसरा शौहर आ गया, वो ज्यादा एग्रेसिव है, तो आप बेचारों का क्या हालत होगा। खींच रही है एक औरत को, एक हाथ इधर खींच रहा है एक मर्द, एक हाथ इधर खींच रहा है, वो बेचारी बीवी का क्या होगा। ये आपका हंस रहे। हाँ तो काजू जी, ये जो आपकी मिसाल आपने बहुत अच्छी मिसाल दी, और लेकिन जो पाकिस्तान में जो हमारे जो देखने वाले जो दोस्त हैं, अच्छा वो उनको ये मिसाल इस तरह समझ में आएगी कि अगर मैं ये मिसाल दूं कि जिस तरह कश्मीर में हम देखें तो एक तरफ हिंदुस्तान है शोहर, दूसरी तरफ कश्मीर का शोहर बन गया हुआ है चाइना। लद्दाख के हवाले से हम देखें तो कश्मीर को एक वो बीवी है, उसको हिंदुस्तान खींच रहा है, वो चाइना दूसरा उसका वो शोहर है, वो खींच रहा है। तो दोनों शोहर मिलकर जो बीवी कश्मीर है, लद्दाख है, उसका भी हाल फिर ये बहुत बुरा हो रहा है। तो ये दोनों जो मुल्क हमारे हैं, ये जो जो दो बीवियां हैं, चार शोहरों में फंसी हुई हैं। उम्मीद है कि ये जो हम ये शोहर हैं, जो चार शोहर हैं, इनसे निजात पाएंगे, और जो अपने अपने मुल्कों के फैसले हम अपने अपने मुफाद में और पड़ोसियों को उनके तमाम हकूक देते हुए हम निभाएंगे। आपसे बात होती है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।